कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल किया था स्प्रिंग फोर्स और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, ये मान लिया कि कोई स्प्रिंग है आपकी, उसके साथ आपने क्या कर रखा है, कोई ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास है, मतलब आपने इसको एक साथ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जब ये स्प्रिंग ना कंप्रेस्ड है और ना ही ये इलोंगेटेड है, ना ही कंप्रेस्ड है और ना ही इलोंगेटेड है, उस टाइम पर इस स्प्रिंग की जो भी लेंथ है दैट इज नोन एज नेचुरल लेंथ। जिस स्टेट में ना स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और ना ही इलोंगेटेड है, दैट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नोन एज नेचुरल लेंथ। अब आप देखो कि इस टाइम पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है, 0। इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, या तो आप इसकी मीन पोजीशन कह लीजिए या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लीजिए, यानी कि जब नेट फोर्स 0 है। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इस वाले केस में तो आप देखेंगे कि नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन दोनों ही क्या है, सेम है। चलो, अब हमने लेट अस से कि इस ब्लॉक को आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, तो अब ये स्प्रिंग क्या होना शुरू होगी, अब ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। जब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी, मान लिया कि ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना आगे जा चुका है, x लेंथ आगे जा चुका है। जब ये अपनी मीन उससे नेचुरल लेंथ से कितना आगे चला गया, x लेंथ आगे चला गया, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसी टाइम पर स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी कि वो इस ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आए। वो इस ब्लॉक को अपनी कहाँ पर लेके आने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। यानी कि देयर विल बी रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो गया, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, जो कि हमेशा उसको कहाँ लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। इस रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इसकी जगह एक क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k, एंड दिस k इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, स्प्रिंग मटेरियल की। जिस मटेरियल से आपने क्या किया है, स्प्रिंग को बनाया है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर इस फॉर्मूले से आप देखें तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ये स्टिफनेस कांस्टेंट ये डिसाइड करेगा कि कोई भी स्प्रिंग को कितनी आसानी से कंप्रेस या कितनी आसानी से इलोंगेट किया जा सकता है। ये दिस इज डिसाइडेड बाय द की। जिसको जितना ज्यादा मुश्किल से कंप्रेस कर पाओगे उसका स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा, यही फोर्स आपकी क्या कहलाती है, स्प्रिंग फोर्स। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। इट मीन्स जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी, दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टेड opposite to the डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। अभी आप कहोगे सर ये तो अगर आप कंप्रेस करोगे, तो जब आप कंप्रेस करोगे इसको, जब आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, यहां देख लो, मान लिया कि आपने इसको यहां से इधर कंप्रेस कर दिया, तो इस बार स्प्रिंग इसको इधर फोर्स लगाई, अगेन इस बार डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। चाहे आप इलोंगेट करें चाहे आप कंप्रेस करें, स्प्रिंग हमेशा ब्लॉक को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाने की कोशिश करेगी।
कहाँ पहुंचाने की कोशिश करेगी, ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाने की कोशिश करेगी। आपने जो F = kx स्प्रिंग फोर्स लिखा है, इसमें ये बात ध्यान रहे कि ये जो x है, ये जो x है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम, बताओ कहाँ से लिखूं, नेचुरल लेंथ लिखूं कि मीन पोजीशन लिखूं ना, नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाएगा हमेशा। अभी तो आपको बताया कि बाई चांस इस केस में नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम है, लेकिन हर सवाल में ऐसा हो ये जरूरी नहीं, अभी एग्जांपल्स के साथ बताएंगे आपको। सो ये बात ध्यान रहे आपको कि ये जो आप x मेजर कर रहे हो, ये x कहाँ से मेजर करना है आपको, ये मीन पोजीशन से नहीं, नेचुरल लेंथ से मेजर करना है। क्लियर है? सो दिस इज स्प्रिंग फोर्स F = माइनस ऑफ kx, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है ये बात? चलो अब हम बात करें कि ये तो सर क्या चीज़ आ गया आपका, ये तो आपका आ गया स्प्रिंग फोर्स। अब इसका वर्क डन निकाल लेते हैं, अब देखो आपने जो भी इस पर वर्क डन किया है वही सारा का सारा किस में चला गया, इसकी एनर्जी में स्टोर हो गया, इसकी एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। देखो आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, so the work done by the external force to elongate or compress, इस स्प्रिंग को इलोंगेशन या कंप्रेशन करने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया वही सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा, इसके वर्क डन में स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखो जरा, मान लिया कि ये आपका स्प्रिंग सिस्टम था, आपने इधर फोर्स लगाया और इधर स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा, kx। तो या तो मैं क्या निकाल लूं, इस फोर्स का वर्क डन निकाल लूं, ये तो एक्सटर्नल का आ जाएगा, हमें किसका निकालना है, स्प्रिंग का निकालना है। तो देखो जरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, फोर्स कितना है यहाँ पे बेटा, kx dx, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। अरे इतना ही है, कितना एंगल है, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इज -1, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, और लेट अस से कि वो अपनी नेचुरल लेंथ यानी कि इलोंगेशन कितना था, 0 था, और अब वो कहाँ पे आ गया, अब वो लेट अस से आपने उसमें इलोंगेशन कर दिया, x इलोंगेशन कर दिया। So the work done by this conservative force is equal to minus of k x²/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या यही जो वर्क WC आया है, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये क्या चीज है, ये बेसिकली वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स है। एक्शन में होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, half of kx²। again this x should be measured from the natural length, w is equal to डेल्टा u is equal to half of kx²। अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ना होते हुए कुछ और है, फिर क्या करेंगे, देखो जरा, अगर ओरिजिनल पोजीशन मतलब वो उसकी क्या नहीं है, नेचुरल लेंथ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सेम एज इट इज आएगा। ये यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहीं से देख लेते हैं इसको, माइनस ऑफ kx dx, लेकिन इस पर मान लो कि उसकी इनिशियल इलोंगेशन कुछ xi है और फाइनल इलोंगेशन xf है, माने कि अपनी नेचुरल पोजीशन से कितना है वो xi आगे है और फाइनल पोजीशन से xf, मतलब फाइनल पोजीशन उसकी xf होगी। सो WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ k, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर, और भैया पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू आपको लिखनी है स्प्रिंग की, तो उस केस में क्या लिख दोगे, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, k ऑफ xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ k xf स्क्वायर
क्या हुआ बेटा? इनिशियल स्क्वायर आगे नहीं बेटा, आप ये देखिए WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू यार। अरे WC इज इक्वल टू वॉट? माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये नहीं किया हमने? तो जब आपको क्या करना होगा, इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया आगे। दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू वॉट? माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के XF का स्क्वायर माइनस XI का स्क्वायर, XF इज फाइनल इलोंगेशन एंड XI इज इनिशियल इलोंगेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने स्प्रिंग को एक आदमी ने क्या किया, X कंप्रेस कर दिया और एक आदमी ने उसको X इलोंगेट कर दिया, इन विच केस वर्क डन इज मोर? अगर मैं किसी स्प्रिंग को, लेट अस से दो आदमी है, एक A और B, A ने क्या किया, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से X कंप्रेस कर दिया और B ने उसको X लेंथ क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि वर्क डन कौन से केस में ज़्यादा होगा, किसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा होगा, बताओ? इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ पे आप एक बात देखो, चाहे आप इलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, दोनों केस में क्या वर्क डन आएगा, सेम ही आएगा। इस बात से कोई मैटर नहीं कर रहा कि आपने उसको इलोंगेट किया है या फिर कंप्रेस किया है। क्लियर है ये बात? चाहे आप इलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करें, वो कई बार लगता है कि नहीं सर उसको पुल करेंगे तो ज़्यादा आसान है, पुश करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। यहां पर आपने स्प्रिंग को किस तरीके से क्या किया है, इलोंगेट या कंप्रेस किया है, उस पे ये एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ क्या देखना चाह रहा है, ये सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि इनिशियली क्या था और फाइनली क्या है। यही कंजर्वेटिव फोर्स की और कंजर्वेटिव फील्ड की खासियत भी है। So this is the spring energy, this is the elastic potential energy of spring। ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ K फाइनल इलोंगेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर। ये आपका स्प्रिंग फोर्स आ गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, आप ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, स्प्रिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो भैया F बराबर क्या लिखते हो, स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ KX। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। F और ये X और भैया ये ऐसा ग्राफ बने। दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ ए स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब इसमें और जरा स्प्रिंग फोर्स की छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग बेसिकली क्या होगा, मान लो बेटा कि ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है एंड द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग इज L, and the length of this spring is L। अब आपको ये बताना है कि अगर इसको काट दें तो क्या होगा। तो बेसिक फंडामेंटल थिंग इज K इंटू L इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द लेंथ इज कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। यानी कि अगर आप स्प्रिंग को काटते जाएंगे लेंथ कम होती जाएगी, स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ता हुआ जाएगा, स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बात ध्यान रहे आप। यानी कि K और L के बीच में ग्राफ अगर बनाना चाहें आप, ग्राफ बिटवीन K एंड इट शुड बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें
कि एक कोई स्प्रिंग है बेटा, इट इज कट इनटू टू पार्ट्स whose lengths are in the ratio, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है लेट अस से 2:3 है लेट अस। आपको अब जो स्प्रिंग काट दी आपने, तो जो दो हिस्से बनेंगे उन दो हिस्सों का क्या बताना है, स्टिफनेस कांस्टेंट बताना है कि क्या होगा। तो भाई वो जो के आएंगे लेट अस से कि आपने स्प्रिंग काट दी 2:3 में, तो एक ये और एक ये, तो भैया इनका स्टिफनेस कांस्टेंट का रेशियो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेशियो होगा, दैट इज 3:2। इसका आ जाएगा 3k/5 और इसका क्या आ जाएगा 2k/5। क्या आपके बात समझ में आई कि डायरेक्टली 3k/5 और 2k/5 कैसे आ गया। देखो आपको रेशियो पता है, 3 और 2 5, तो हमेशा क्या रहेगा ये 5, और इसका कितना हिस्सा है उसमें 3, और इसका कितना हिस्सा है 2, तो k से मल्टीप्लाई कर दिया सर। क्या आप ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाले सवाल कर पाएंगे? चलो एक क्वेश्चन, चलो और बढ़िया क्वेश्चन इस पर तब बनेंगे जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कर लेंगे, बट कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग में ये बात ध्यान रखना है कि K/L इज कांस्टेंट, ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, जितने मर्जी पार्ट्स में आप उसको काट लें, ठीक है। अब भैया इसमें जो अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दो तरह का होगा, एक तो भैया होगा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने बिल्कुल इसी तरह की चीजें पढ़ी होंगी कॉम्बिनेशन वाली 10th क्लास में, किसमें, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या पहचान है, सबसे पहले वी विल डिस्कस, सबसे पहले डिस्कस कर लो कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, स्प्रिंग्स एक के बाद एक कनेक्टेड होंगे, ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल K1 K2, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है, ये कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो अब मैं निकालना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव के का क्या मतलब हुआ कि वो जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, वो जो कॉम्बिनेशन बना है उस कॉम्बिनेशन को किसी एक सिंगल स्प्रिंग से अगर रिप्लेस किया जाए तो उस केस में उसकी क्या के की वैल्यू होनी चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या पहचान और है। जब आप इसको लेटेस्ट से इलोंगेट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, इलोंगेशन, इलोंगेशन इन बोथ द स्प्रिंग्स, इलोंगेशन इन बोथ द स्प्रिंग्स इज डिफरेंट,
सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलोंगेशन आएगी दोनों स्प्रिंग्स के अंदर वो अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों का क्या अलग अलग है, के अलग अलग है। तो के अगर अलग अलग है, फोर्स तो सेम ही लग रही है। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेंशन in both springs remains same। दोनों स्प्रिंग्स के अंदर जो टेंशन की जो वैल्यू है, या स्प्रिंग फोर्स की बात भी कर सकते हो, वो दोनों में क्या रहेगी, वो दोनों में सेम रहेगी। आपको सर ऐसा कैसे मान लिया जाए कि दोनों में सेम रहेगी? अगर सोचो कि इसमें फोर्स अलग और इसमें फोर्स अलग रही तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे, दे विल एक्सेलरेट। वो क्या कर जाएंगे, एक्सेलरेट कर जाएंगे। ऐसा हो नहीं रहा। इट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि दोनों के अंदर टेंशन क्या है, सेम टेंशन रहेगी, सेम स्प्रिंग फोर्स रहेगी। इन दोनों बातों को ही ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इलोंगेशन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स में द वैल्यू ऑफ टेंशन रिमेन्स सेम। अब अगली बात देखो, अब इसके इफेक्टिव के कैसे निकालना है वो देख लेते हैं अपन। इफेक्टिव के की वैल्यू, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इसको रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल स्प्रिंग से जिसका के इफेक्टिव क्या हो बेटा, के। दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन क्या है, डिफरेंट है। लेट अस से कि इसके अंदर जो इलोंगेशन आया भैया वो x1 आया, और इसमें जो इलोंगेशन आया वो x2 आया, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, mg। क्या ये कहना उचित है इस वाले पार्ट के अंदर सर जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू व्हाट? अरे इसमें कितनी फोर्स, कितनी स्प्रिंग फोर्स लग रही है इस वाली स्प्रिंग में, K1 x1। अरे कितनी लग रही है भैया, K1 x1। क्या उतनी फोर्स दूसरी वाली स्प्रिंग में लग रही है क्या भैया? यार ये लिख रखा है क्या, टेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स रिमेन्स सेम। इसमें कितनी लगेगी, K2 x2। और क्या वो इसके वेट के बराबर ही है? पूरा सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में, तो ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। चलो पहली बात, इस वाली स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना आया, x1 प्लस x2, तो इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, x1 प्लस x2, और ये कितना लगेगा, mg। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू mg? बताओ भाई इसमें टोटल इलोंगेशन क्या है, x1 प्लस x2, लेकिन उसके साथ ही क्या बात भी है, उसके साथ बात ये कि सर इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू k x1 प्लस x2 बराबर mg। चलो अब आप एक बात देखो, इस वाली इक्वेशन से क्या x1 बराबर mg अपॉन k1 लिख दूं और x2 बराबर mg अपॉन k2 लिख दें तो काम चलेगा क्या? क्या हमने कुछ गलत किया? k1 x1 बराबर mg तो x1 बराबर mg अपॉन k1, k2 x2 बराबर mg तो x2 बराबर mg अपॉन k2। ये जो x1 और x2 की वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप पाएंगे कि x1 की जगह क्या लिख दिया जाए, mg बाई k1 प्लस इसकी जगह mg बाई k2 एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू mg। क्या mg थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया और इस k को दूसरी साइड ले जाए तो द इक्वेशन बिकम्स 1 बाई k इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो रिजल्ट आया था वो ऐसा रिजल्ट कौन से कॉम्बिनेशन में आया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आता है वही रिजल्ट यहाँ पे किस में मिलेगा आपको, सीरीज में। इन जनरल अगर आपको रिजल्ट लिखना हो, इन जनरल
1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे जितने भी हैं उनका रेसिप्रोकल का एडिशन होता जाएगा। उन सब का क्या होता जाएगा? रेसिप्रोकल का एडिशन। इस केस में बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो k इफेक्टिव की जो वैल्यू है इट इज इवन लेस देन वैल्यू ऑफ k ऑफ एनी इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास 3 स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 1 है, एक का 2 और एक का 3 है। आपका जो इफेक्टिव क्या आएगा 1/k, वो कैसे आएगा बेटा? 1 प्लस 1 अपॉन ये 1/2 प्लस 1/3, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6 एंड k इज इक्वल टू 6/11। 6/11 जो आया है वो एक से भी, भाई इनमें सबसे कम स्प्रिंग कांस्टेंट किसका था? 1 का। ये वैल्यू किससे कम आई है? ये 1 से भी कम आई है। यानी कि हमेशा जब भी आप स्प्रिंग्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे तो जो इफेक्टिव की आएगा उसकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? अरे उसकी वैल्यू घटेगी। यानी कि जब भी कोई सवाल में इस तरह का दे रखा हो जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही हो? घट रही हो, डिक्रीज कर रही हो, इट मीन्स वो कॉम्बिनेशन कैसा है? इट मीन्स वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। नाउ लेट अस डू ए क्वेश्चन कि आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। दिस स्प्रिंग इज कट into n identical parts। आपने उसको क्या कर दिया? n आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दिया। आपने क्या कर दिया? उसको n आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दिया। आप मुझे किसी भी एक पार्ट का क्या बताइए? k की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग को आपने n पार्ट्स में काट दिया। n पार्ट्स में काटने के बाद कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक स्प्रिंग अगर मैं उठा लूँ उसमें से, तो उसकी k की वैल्यू क्या होगी? तो यार आप देखो कि बिल्कुल k/n, देखो ये k था और ये लेंथ कितनी थी बेटा? n। जब आप इसको n बराबर पार्ट्स में काटोगे तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी आएगी? l/n। अरे कितनी? l/n। लेंथ तो l/n, इसका k इफेक्टिव k डैश। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि k इंटू l बराबर k डैश इंटू l/n। यू विल गेट k डैश इज इक्वल टू k/n। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, n इंटू k। n मल्टीप्लाई में ही आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या आपको यहां तक सारा समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आ गया क्या? नोट कर लिया ये? तो भैया कैसे, जल्दी जल्दी नोट करो। इधर से हो गया होगा? करो नोट करो भैया। तो ये आपका हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है?
कि springs are connected between two common points, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगी। दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होने का मतलब ऐसे देखो, ये K1 ये K2 इस तरह से कनेक्टेड होंगे। अब आप एक बात देखिए कि अगर आप इस लेट से इस वाले सिस्टम को आप नीचे x की तरफ ले, x आपने इलोंगेट किया तो दोनों स्प्रिंग्स में कितना इलोंगेशन आएगा, इसमें भी x और इसमें भी x। इट मींस elongation will be same in both the springs। दोनों स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन क्या रहेगा, इलोंगेशन सेम रहेगा, इलोंगेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने फोर्स तो सेम लगाई है भैया, तो इसमें फोर्स क्या होगी K1x, इसमें फोर्स क्या होगी K2x। क्या दोनों बराबर हैं क्या? अरे भैया क्या K1x और K2x बराबर है क्या? कैसे बराबर है, कैसे मूर्खों वाली बात करते हो यार। K1x है फोर्स और K2x है यार, x तो दोनों में सेम ही है, K1 K2 अलग अलग है, तो क्या ये दोनों फोर्स बराबर हो सकती हैं क्या? क्या 1 गुना 3 बराबर 1 गुना 5 हो सकता है? तो फिर आपने इसको बराबर कैसे बता दिया? K1x is not equal to K2x। इट मीन्स K1x तो इस वाली स्प्रिंग में फोर्स है, K2x इस वाली स्प्रिंग में फोर्स है, यानी कि दोनों स्प्रिंग्स के अंदर टेंशन या फिर स्प्रिंग फोर्स क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। स्प्रिंग फोर्स और टेंशन in both springs will be different, वो अलग अलग रहेंगे, will be different, अलग अलग रहेंगे। तो यानी कि सर पैरेलल की क्या पहचान हो गई? अब पैरेलल की ये पहचान हो गई कि दोनों स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और क्या चीज़ डिफरेंट रहेगा, स्प्रिंग फोर्स दोनों में, टेंशन दोनों में अलग अलग होगा। ये पहचान हो गई इसकी, समझ में आ गया। और सीरीज की क्या पहचान हुई, इलोंगेशन अलग अलग और टेंशन सेम। तो इसका अपने को क्या निकालना है, इसका अपने को के इफेक्टिव निकालना है कि इसका के इफेक्टिव क्या होगा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल बताते हैं, फिर फाइंड आउट करेंगे अपन उसको। देखो जरा, पहले बताओ कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? दोनों आवाजें आ रही हैं, सीरीज की भी और पैरेलल की भी। इट मीन्स कंफ्यूजन है। मान लो जरा, देखो कैसे सोचना, मैं कैसे सोचता हूं आप भी वैसे सोचें। कि मैं कहता हूं कि इस ब्लॉक को x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करवाइए, इस ब्लॉक को क्या करवाइए, x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करवाइए या ऊपर की तरफ कहीं भी करवा लीजिए। जब आप इस ब्लॉक को इसके मीन पोजीशन से जब नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो इस वाली स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आएगा, अरे कितना आएगा, x। क्या इस वाली स्प्रिंग में भी x इलोंगेशन आएगा? बताओ बेटा, x है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये ब्लॉक x नीचे गया, ये ब्लॉक इस पोजीशन से x नीचे गया, और आपने तो बताइए x नीचे गया, तो इसका मतलब ये लेंथ तो x ही होनी चाहिए यार। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये वाला मान लिया कि ये पेन है, ये मैंने ऐसे स्प्रिंग के साथ अटकाया हुआ है और इसको यार दूसरे स्प्रिंग के साथ, अगर मैं इसको x नीचे खींचूंगा तो यार नीचे वाली स्प्रिंग x ही तो नीचे जाएगी।
तो आप तो कह रहे हो कि अलग अलग जगह जाएंगी। अगर आपने x कंप्रेस किया तो हर एक पार्टिकल कितना नीचे जाएगा, x नीचे जाएगा। तो इसमें भी x इलोंगेशन आई और इसमें भी कितनी इलोंगेशन आई, x इलोंगेशन आई। कंप्रेशन है तो क्या हो गया, चाहे आप कंप्रेशन की बात कर लो चाहे इलोंगेशन की बात कर लो, बात ये कि दोनों में क्या है, वो द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन और इलोंगेशन रिमेन्स सेम। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हो गए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एक्स है लेकिन क्या अलग अलग है, दोनों में फोर्स अलग अलग है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो और एग्जांपल, पहले ये समझ ही लें कि सीरीज और पैरेलल क्या है, वो तो फॉर्मूले में रखनी है वैल्यूज। तो और लेट अस से ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है कि सीरीज है, अरे पैरेलल ही है यार, इसी को थोड़ा सा क्या कर दिया, वेज के ऊपर रख दिया इसको। ये कॉम्बिनेशन भी कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बताओ जरा, इसमें सोच के बताना मुझे, ऐसे ही हवाबाजी मत करना। ये बेसिकली आप ही मान लो क्या है, ये एक सर्कुलर पाइप है, कोई सर्कुलर पाइप है। एक ब्लॉक, एक कोई बॉल तो यहाँ है, दूसरी बॉल यहाँ है। सीरीज की पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन, ये इसका आंसर बताना आपको। ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, जरा सोच के बताइए आप, कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल की सीरीज, सीरीज की भी आवाज आ रही है, पैरेलल की थोड़ी ज्यादा आवाज आ रही है। कितने लोगों का मानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक और कोई, दो, तीन, बस 3 बच्चे पूरी क्लास में। बाकी सबका क्या मानना है, पैरेलल। तो बिल्कुल हम मेजॉरिटी के साथ ही जाएंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही भैया यार, आप इस वाले ब्लॉक को लेटेस्ट से कि एक्स इधर लेकर के आओ, ऊपर वाली स्प्रिंग कितना आएगी, एक्स चल के आएगी, ये कितना कंप्रेस हुआ, एक्स कंप्रेस हुआ। ऐसा कहाँ होता है, पैरेलल में ही होता है। अरे इन दोनों में क्या कंप्रेशन या इलोंगेशन बराबर होगा क्या, जितना आप यार इसको इधर खींचोगे उतना तो ये जाएगा, ये इस वाले सिस्टम को घुमाया ही तो है। अगेन दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है ये बात, कैसा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जरा इस पर क्वेश्चंस करते हैं। के इफेक्टिव भी हमने निकाला नहीं है, के इफेक्टिव भी निकालते हैं। देखो के इफेक्टिव भी फाइंड आउट करते हैं। के इफेक्टिव निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। छोटे से एक एग्जांपल के साथ करते हैं पहले इसको। ये K1, ये K2, ये कोई ब्लॉक है, जो मर्जी मास हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं इसको एक सिंगल K के साथ क्या करना चाहता हूं, रिप्लेस करना चाहता हूं। ठीक है, अब आप बताइए, आपने इसको क्या किया, x, तो इसमें भी कितना आएगा, x। दोनों में इलोंगेशन क्या रहेगा, सेम। अरे दोनों में इलोंगेशन क्या रहा, सेम। तो अब आप एक बात देखिए, या इस एग्जांपल से बढ़िया ना दूसरे से करते हैं, इससे मज़ा नहीं आएगा। इससे करो, इस तरीके से करते हैं इसको। मैंने इसको कितना इलोंगेट कर दिया, लेटेस्ट से x इलोंगेट कर दिया। दोनों में टेंशन सेम की अलग अलग, दोनों में टेंशन अलग अलग। इसमें टेंशन बेटा क्या मान लीजिए T1, इसमें क्या मान लो T2, और ये क्या हो गया mg। इसमें अगर x इलोंगेशन करवाया है तो इसमें भी कितना इलोंगेशन होगा, x ही इलोंगेशन होगा। तो ही आप इक्विवेलेंट क्या निकाल पाएंगे, k। क्या यहाँ पे ऐसा लिखना उचित है क्या कि सर T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर।
अरे T1 प्लस T2 किसके बराबर, mg के बराबर। T1 की वैल्यू किसके बराबर, K1 इंटू एक्स। T2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 इंटू एक्स बराबर mg, बराबर mg। चलो जी, तो यहां से ऐसा लिख दें, x कॉमन K1 प्लस K2 बराबर mg। चलो पहली इक्वेशन। ये जो दूसरे वाला जो कॉम्बिनेशन है बेटा, यहां mg लग रहा है और mg किसके बराबर आएगा, mg आपका किसके बराबर आएगा, kx के बराबर आएगा। क्या डाउट है, mg किसके बराबर आ गया बेटा, kx के बराबर आ गया। तो भाई अब आप एक बात देखो, इस वाले से x की वैल्यू क्या आ गई, mg डिवाइडेड बाई k। इस x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भैया ये वैल्यू क्या आई, mg डिवाइडेड बाई k, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू mg, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। क्या ये रिजल्ट आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में पढ़ा था क्या, कहाँ पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में, k बराबर k1 प्लस k2। और इन जनरल यू कैन राइट k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। अगर आपने n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था तो उस केस में, अच्छा अभी करेंगे, इसको अभी किया नहीं ना हमने, चलो करेंगे, अभी करेंगे, k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन, ये आ गया आपका। यानी कि इस वाले केस में इस k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इंडिविजुअल k, ग्रेटर देन इंडिविजुअल k। यानी कि अगर आप स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कंप्रेशन या इलोंगेशन पिछले वाले केस से मुश्किल होने वाला है, क्योंकि k की वैल्यू बढ़ने वाली है, यहां k की वैल्यू बढ़ जाएगी। So this is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इफेक्टिव की वैल्यू इंडिविजुअल k ऑफ स्प्रिंग्स से भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा क्या, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होगी। कर लिया होगा इधर से नोट, ये ओके। n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो बेटा क्या है, k, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपने n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को, हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अगर उनको आपने कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा, आपने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो k इन सीरीज की, k इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी। तो वहां पे फॉर्मूला क्या है बेटा, याद करो, 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k अप टू, कितनी बार जोड़ना है बेटा, n टाइम्स। 1/k को n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा, अरे n भाई जो भी है, आपको अगर 1 को 10 बार जोड़ना है तो क्या करो, 10 को 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सो 1/k सीरीज n से मल्टीप्लाई कर दो 1/k को। सो k सीरीज इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n। n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को आपने क्या कर दिया बेटा, अगर सीरीज में जोड़ दिया तो इफेक्टिव k क्या आएगा, k डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्या होगा, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपने n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो भैया देखो उस केस में क्या बनेगा, k इन पैरेलल, k इफेक्टिव इन पैरेलल, k प्लस k अप टू n टाइम्स।
तो k इन पैरेलल इज इक्वल टू n इंटू के, k इन पैरेलल इज इक्वल टू n इंटू के। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया और सीरीज में कनेक्ट किया तो उनके के इफेक्टिव का रेशियो क्या आएगा। पैरेलल में तो n के आया, सीरीज में क्या आया था आप याद करो, k डिवाइडेड बाई n, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। आया हुआ सवाल है। अगर आप n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ दोगे तो उसके के इफेक्टिव का रेशियो, और आपने अगर उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनके के इफेक्टिव का रेशियो जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। अब आगे देखिए आप, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। उनको क्या किया, n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, and then connected in parallel। और फिर उन सब को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया, उन सब को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, देखो भैया, जब आप इसके n बराबर पार्ट्स करने वाले हो तो वो जो एक पार्ट, जो हर एक पार्ट आएगा, हर एक का कितना के इफेक्टिव आएगा, k बाई एन। हमने अभी आज की क्लास में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, क्या आएगा के इफेक्टिव, k बाई एन। अब आपको के इफेक्टिव निकालना है, k बाई एन। पैरेलल में तो ये रिजल्ट आएगा ना बेटा, पैरेलल का क्या आएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3, ये वाला रिजल्ट आएगा। k बाई एन प्लस k बाई एन प्लस k बाई एन, ऐसे कितने पार्ट्स हैं आपके, n, तो n बार जोड़ेंगे। अब क्या करें इसका, आपने इन सबको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में चलो कोई बात नहीं, पैरेलल में कर लिया तो पैरेलल में निकाल लो पहले। नहीं, ये आपने ये गलत कर दिया ना, k बाई एन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, n इंटू के आएगा ना, n इंटू के आएगा। तो n इंटू के प्लस n इंटू के प्लस n इंटू के, ये अब कितनी बार जुड़ेगा, n टाइम्स। n के n टाइम्स जुड़ेगा तो n से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। n को n कैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, n स्क्वायर के। दिस इज द आंसर। n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को अगर आपने क्या किया, बेसिकली एक स्प्रिंग को पहले n आइडेंटिकल पार्ट्स में काटा और उन सब को किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। ऐसा करने पर के इफेक्टिव क्या आएगा, n स्क्वायर के। इस कॉम्बिनेशन का अपने को क्या बताना है, के इफेक्टिव बताना है। क्या आएगा, देखो ये दोनों कैसे हैं, अरे ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, ये 6k, फिर 6k और k फिर से क्या हो गए, पैरेलल। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या, कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अभी भूल जाओ उसको, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, ये सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल में तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, 4k प्लस 2k क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना आ गया, 6k। तो ये k और ये क्या आ गया, 6k, और ये फिर से कैसा है, पैरेलल। तो ये कितना आ गया, के इफेक्टिव आपका बेटा
7K आ, ये 7K इसका क्या आ गया, K इफेक्टिव आ गया। ये K, ये 2K, ये कॉम्बिनेशन भी कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा K इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ पर, 3K आ गया। ये ट्राई करना जरा एक बार। बताओ भैया इस कॉम्बिनेशन का K इफेक्टिव, 3K, 9K, और ये जो नीचे जो दो स्प्रिंग्स है वो 2K और 3K। करो जरा, ऑरली होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। 29, मुझे तो कुछ गलत लगा। रुको इसको, रुको, ये 9K के बजाय 6K करो इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाएगी इसलिए। तीन और 2 5, 7 नहीं आ रहा, 7 आएगा। इस 7 और 8 में 5 नंबर का अंतर है ना भैया। ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, अरे कैसे हैं, पैरेलल। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये दोनों कैसे, सीरीज। तो आप देखो सीरीज के लिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर K1 और K2 सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं ना, K1 और K2 किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ऐसे भी याद कर सकते हो, K इफेक्टिव इन दैट केस विल बी दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 18 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम 9। 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया बेटा, 2K। अब 2K और ये 3 और 2 5 ही आया था, ये दोनों आपस में फिर से कैसे हो गए, पैरेलल। क्या आ गया, 7K। क्या आप इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस कर पाओगे? क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया? ये जो आपको करवाए ये सब आप इसको अच्छे से कर लें। बाकी का जो पार्ट है आगे वो कल की क्लास में हम करेंगे, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इतना कर लें, बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे।